हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। कैसा लगा आप लोगों को ट्रिप हमारा लद्दाख का? अगर आप अपना लद्दाख का ड्रीम ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करूंगा, 4-5 भागों में इसे डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, 4-5 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे ज़रूरी क्या चीज़ लेके जाना है, कौन सा रूट मैप हो और बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख, और हेल्दी रहने के क्या टिप्स हो सकते हैं, और वहाँ पे गाड़ियों को रिफिल करने की क्या व्यवस्था। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए जरूर मददगार हो सकता है। अगर आपको लद्दाख ट्रिप करना है तो आप कैसे उसको प्लान कर सकते हैं? बहुत से तरीके हैं। तो पहले छत्तीसगढ़ वाले भाई लोग के लिए, अगर हम छत्तीसगढ़ से निकलते हैं तो हम लोगों को सबसे अच्छा रूट है कि हम यहाँ से जबलपुर होते हुए, ग्वालियर, आगरा होते हुए दिल्ली चले जाएं, दिल्ली से श्रीनगर होते हुए लेह पहुंच जाएं। दूसरा रूट ये है कि हम दिल्ली से मनाली वाले रास्ते से होके लेह चले जाएं। तो सबसे पहले अपन तैयारी करते हैं घर में, जैसे अपनी पहली तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको तैयारी करनी है तो वो है इनर लाइन परमिट। वो 400 रुपये के आसपास का बनता है, 400 रुपये का ही शायद बनता है, और 5-6 मिनट में वो ऑनलाइन यहाँ पे से हो जाता है। और वो प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए, पीडीएफ रख लीजिए। तो वो सबसे ज़रूरी है। उसका डेट जो है वो आपको मेंशन करना पड़ता है, और कितना दिन आप वहाँ स्टे करेंगे वो भी मेंशन करना पड़ता है। तो आप ओवरऑल 10 to 15 डेज करिएगा, इतना बहुत इनफ है लद्दाख के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे कौन सा मोबाइल नेटवर्क काम करता है। जो हानले वाला एरिया है और उनमिंगला की तरफ का जो एरिया है वहाँ एयरटेल बहुत अच्छा काम करता है, बाकी जियो हर जगह बहुत अच्छा काम करता है। तो पोस्ट पेड मोबाइल लेके जाना है आपको, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल का। तीसरा है आपको यहाँ से तैयार करके लेके जाना है ऑक्सीजन सिलेंडर्स। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं, 300-400 रुपए में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, मेडिकल स्टोर्स में भी मिलते हैं। तो वो एक इसेंशियल चीज़ है। हम तो ले गए थे, हमको यूज़ नहीं हुआ, गॉड ऑफ ग्रेस। और जो चौथी चीज़ है वो है थर्मल वियर्स। वो कम से कम आपको 3-4 लेयर में आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और कुछ दवाइयाँ, ज़रूरी दवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, डायमॉक्स की गोलियाँ हो गई, कुछ कैम्फर हो गए, कपूर बोलते हैं जिसको, ये सब आप अपने साथ कैरी करके रखिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी अगर किसी को कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, बीपी है, शुगर है, अस्थमा, इस तरह का कोई परेशानी, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन दवाइयों को लें, मतलब कि खास डायमॉक्स को। एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो है उसमें चक्कर आना, घबराहट, सांस का फूलना, सिर दर्द, ये बहुत होता है, वॉमिटिंग होती है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आपके पास में मेडिसिन होनी चाहिए। तो पहले आ जाते हैं अपन कपड़ों पे। अपने पास होने चाहिए बढ़िया थर्मल वेयर्स। वहाँ पे टेम्परेचर माइनस से रहता है, माइनस से नीचे भी रहता है, तो आपके पास अच्छे थर्मल वेयर्स होने चाहिए। रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस होने चाहिए, क्योंकि वहाँ यूवी रेज इतनी तेज रहती है, और स्नो का भी जो है रिफ्लेक्शन बहुत तेज आता है आंख में, तो आप अपनी आंखें खोल नहीं पाएंगे। तो रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस रखिएगा। इसके साथ आप रखिए अपने पास में ग्लव्स, जो कि आजकल टच स्क्रीन ग्लव्स आ गए हैं। आपके डिवाइसेस हो गए, मोबाइल हो गए, कैमरा हो गए, आपके गोप्रो, ये सब को यूज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत बढ़िया मटेरियल का आप रखिए वुलन स्कार्फ, क्योंकि लद्दाख की हवा जो है बहुत तेज चलती है, और तेज के साथ साथ वहाँ पे बहुत तेज ठंड भी होती है। तेज ठंड और तेज हवा की वजह से आपके नाक से और कान से तेज हवा घुसने से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो अपने आप को कवर करने के लिए बढ़िया वुलन स्कार्फ रखिएगा। मुझे भी आप तो वुलन ही रखिएगा, अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा एसपीएफ रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सनबर्न बहुत तेज होता है, यूवी रेज वहाँ ज़्यादा होती है, आप बहुत सन के करीब रहते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी के एसपीएफ यूज़ करिएगा। और कोशिश करिएगा जो भी एक्सपोजर पार्ट है हमारे बॉडी में वो आपको कवर कर ले एसपीएफ से। आपको एक्स्ट्रा शूज़ भी रखने चाहिए, फुटवेयर्स, क्योंकि अगर आप स्नो में खेलने गए या कहीं क्रॉसिंग कर रहे हैं, अगर वो भीग गए तो आपको सेकंड जो ऑप्शन है शूज़ का, वो आपके काम आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है होटल की बुकिंग्स। तो फ्रेंड्स, बुकिंग आप लोग बहुत पहले कराइए, और अपने पास हमेशा बफर टाइम रखिए। 1 से 2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो जगह है अनप्रिडिक्टेड। कई बार वहाँ पे आपको पासेस में जाम्स मिल जाएंगे, तो हो सकता है आपको प्लान चेंज करना पड़ सकता है। एडवांस में होटल बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल, मई, जून
ये 3 महीना जो है पीक सीजन रहता है और इस पीक सीजन की वजह से वहाँ पे होटल की बुकिंग्स नहीं मिलती है। अगर आप वहाँ पे ऑन स्पॉट बुकिंग करना चाहेंगे तो मुश्किल पड़ सकती है। स्कूलों की जैसी छुट्टी खत्म होती है तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको कम रेट में मिल जाती बुकिंग। सबसे जरूरी है पावर बैंक। 10 या 20,000 mAh की बैटरी वाला पावर बैंक कम से कम आप रखिए, क्योंकि लेह में ये तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको होगी नुब्रा वैली में, पेंगोंग में, हानले की तरफ। तो पावर बैकअप होना बहुत जरूरी है जिससे आप अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकें। और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का और लेह का दोनों का ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड करके जाएं। फ्रेंड्स, रूट प्लान ये ऐसा है कि आप इसमें 2 तरीके से जा सकते हैं लेह, या तो बाय रोड और या तो बाय फ्लाइट। हम लोग बाय फ्लाइट जा चुके हैं पिछले साल, लेकिन रोड ट्रिप का अपना ही मजा है। अगर आप रोड से जाते हैं तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि वो श्रीनगर की साइड से ही आए, क्योंकि अगर हम श्रीनगर की तरफ से ट्रेवल करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके हाइट अटेंड करते जाते हैं, जिससे हमको एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आप मनाली की तरफ से जाएंगे तो बहुत कम समय में आप मनाली के बाद बहुत तेजी से हाइट अटेंड करते जाएंगे, जिसमें 4 बड़े हाई पासेस आते हैं और वो आप बिल्कुल एक्लेमेटाइज नहीं हो पाएंगे तो बहुत तकलीफ में फंस सकते हैं। चक्कर, ये सब चीज़ों से आप परेशान हो जाएंगे और पहले दिन ही आपका प्लान अगर है तो वो ट्रिप खराब हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जरूर कश्मीर की जम्मू वाला जो रोड है, जम्मू कश्मीर वाले रोड से ही ट्रैवल करें। अगर आप फ्लाइट से ले पहुंचते हैं तो 2 दिन भी रुकते हैं और अपने आप को एक्लेमेटाइज करिए, उसके बाद आप ट्रैवल करना चालू करिए। अगर आप श्रीनगर की तरफ से जा रहे हैं तो आपको लेह में एक्लेमेटाइज होने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो अपन अब श्रीनगर की तरफ से चलते हैं बाय रोड। श्रीनगर की तरफ से जाने में आप सोनमर्ग होते हुए, जोजिला पास होते हुए आप द्रास में रुक सकते हैं या कारगिल में रुक सकते हैं। सेकेंड डे आप लेह के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेह के लिए जब निकलेंगे तो आपको मिलेगा लामा यूरू, जांस्कर और इंडस रिवर का जो संगम पॉइंट वो मिल जाएगा, गुरुद्वारा पत्थर साहिब मिल जाएंगे और मैग्नेटिक हिल मिल जाएगा और आप लेह पहुंच जाएंगे। अब लेह पहुंच गए तो लेह में पहुंचने के बाद में लेह में साइट सीइंग क्या क्या है? हॉल ऑफ फेम है, लेह मार्केट है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, संगम पॉइंट है, थिक्से मॉनेस्ट्री है, लेह पैलेस है, शांति स्तूपा है। तो आप बहुत आराम से ये एक दिन में कवर कर लेंगे। 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के अंदर सब कुछ है। अगर आप फ्लाइट से डायरेक्ट लेह में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आप एक्लेमेटाइज नहीं हुए, रुकना ही पड़ेगा एक्लेमेटाइज होने के लिए। अब सेकेंड डे हम लोगों को निकलना है नुब्रा वैली के लिए। तो नुब्रा वैली जाने के लिए आपको एक बहुत हाई पास है, खारदुंगला पास, वो आपको कवर करते हुए जाना है। हुंडर सैंड ड्यून्स दिखेंगे, मरुस्थल है बहुत सुंदर। डिस्किट मॉनेस्ट्री भी है, काफी बड़ी मॉनेस्ट्री है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ लोग एटीवी राइड करते हैं रेत के ऊपर। डबल हम्प के कैमल आपको मिलेंगे, उसमें भी राइडिंग होती है, तो आप वो वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग हुंडर में रुक के तुर्तुक की तरफ जाते हैं। तुर्तुक से आगे थांग करके एक जगह है जहाँ पे बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ पे उनके बंकर्स दिखते हैं, तो आपको अगर देखना ही है तो जा सकते हैं। थर्ड डे हम निकल जाते हैं नुब्रा वैली से पेंगोंग के लिए। श्योक होते हुए, दुरबुक होते हुए नुब्रा वैली से निकलते हैं हम लोग पेंगोंग के लिए। तो इस रूट के बीच में आप सियाचिन बेस कैंप भी जा सकते हैं। अभी शायद 1 साल ही हुआ है लगभग इसको ओपन हुए, तो अगर किसी को वो एक्सप्लोर करना है तो वो जा सकते हैं। वहाँ पे मेमोरियल भी है। हम लोग तो नहीं गए पर लोग जाते हैं, बाइकर्स तो ज़्यादा जाते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा मेमोरियल को सेटअप किया गया है, ये आपके लिए ऑप्शनल हो सकता है। दूसरा रास्ता है पेंगोंग जाने के लिए कि आप नुब्रा वैली को स्किप कर दीजिए, खारदुंगला पास भी आपका स्किप हो जाएगा। आप लेह से डायरेक्ट जा सकते हैं चांगला पास होते हुए पेंगोंग। चांगला से जैसे नीचे उतरेंगे आपको दुरबुक मिलेगा, दुरबुक से आप पहुंच जाएंगे पेंगोंग। तो फ्रेंड्स, आप पेंगोंग में रुक सकते हैं 1 से 2 रात। पेंगोंग करके कई लोग वापस रिटर्न आ जाते हैं और कुछ लोग पेंगोंग से आगे हानले की तरफ निकल जाते हैं। तो पेंगोंग से अगर आप हानले की तरफ जाते हैं तो आपको चुशुल होते हुए रिजांगला मेमोरियल मिलेगा। उसमें वॉर तो लिखा नहीं है, तो वो मेमोरियल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1962 का जो वॉर है इंडिया चाइना का, ये उसी के लिए मेमोरियल बना हुआ है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ पे खाने के भी ऑप्शन है। वहाँ से फिर एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हानले के लिए। तो ऑलमोस्ट आपको हानले पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी या शाम हो जाएगी। तो स्टार गेजिंग करते हैं कुछ लोग, पेंगोंग में भी करते हैं, हानले में भी करते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन है वो। अब हानले में जो है अपनी हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी भी है, उसको एक्सप्लोर करिए, स्टार गेजिंग रात में करिए
पहले उनमिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, लेकिन अभी मिगला पास आ गया है। अभी भी लोग जाते हैं मिगला, कुछ लोग जाते हैं, हर कोई उसको कवर नहीं करता, लेकिन इस बीच में आपको एक बहुत हाई पास मिलेगा जिसका नाम है फोटिला पास। फोटिल गांव भी है और ये ट्रैक इतना सुंदर है फ्रेंड्स कि आपको बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन उस ट्रैक में ऐसा आगे जाके फोटिला के पास में से आगे जाके आपको सच बहुत वहाँ पे कुछ है नहीं, आप बहुत देर रुक नहीं सकते। उनमिंगला में लोग जाते हैं, फोटो शूट कराते हैं, मेमोरीज बनाते हैं, चले आते हैं। और जब आप उनमिंगला से वापस आते हैं 2 नाइट्स का स्टे हो ही जाता है हानले में। लेकिन हम गए थे और हम एक दिन हमको स्टे मिला था, इसलिए हम सीधा हमारे ट्रिप में हम लोग फोटिल गांव भी नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि बहुत स्नो थी। फिर सेकेंड डे आप वापस लेह आ सकते हैं या तो आप सेकेंड डे मनाली की तरफ आ सकते हैं। आप उनमिंगला करके वापस लेह आ सकते हैं। फिर अगर आप सड़क के रास्ते से अगर आए हैं तो आप वापस जम्मू कश्मीर की तरफ से चले जाइए, श्रीनगर वाला। अगर आप वहां से कवर करते आ रहे हैं तो जरूर लेह मनाली हाईवे को कवर करिए। इसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया हाई एल्टीट्यूड पास मिलेंगे। तांगलांगला, मोरे प्लेन्स, घाटा लूप्स, बारालाचला पास, और उसके बाद आप जिस पर शिशु हुए आप मनाली की तरफ चले जाएंगे। श्रीनगर लेह मनाली रोड जो है वो विंटर्स में क्लोज रहता है। जनवरी और फरवरी में वहाँ बर्फ़ पड़ती है, इसलिए 2 महीने वो बंद रहता है। तो जोजिला पास में अप्रैल के मंथ तक आपको बर्फ़ मिल जाएगी और लेह मनाली में आपको बर्फ़ जो है अप टू 15 मई तक के आपको बर्फ़ मिलती है। तो यहाँ 1-1.5 महीने का अंतर आपको मिलता है। जोजिला पास पहले खुल जाता है और 1-1.5 महीने बाद आपको मनाली। और लेह में पूरी सप्लाईज जो है रोड से आती है या तो फ्लाइट से आती है, क्योंकि लेह मनाली जो है वो प्रिडिक्टेड नहीं है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको कभी भी स्नोफॉल मिल जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेह मनाली जो हाईवे है वो प्रिडिक्टेड नहीं है, वो वेदर कंडीशन के ऊपर में है। वो 1-1.5 महीने लेट से भी खुल सकता है और हो सकता है 15 दिन पहले भी खुल सकता है। तो बेस्ट टाइम टू विजिट जो है वो है मिड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर से फिर वहाँ ठंड पड़ने लगती है, बर्फ आने लगती है। तो क्योंकि हाई पीक टाइम रहता है टूरिस्ट का, क्योंकि वेकेशंस रहते हैं बच्चों के, तो अप्रैल, मई, जून जो है वो पीक टाइम है। और आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है आपको बढ़िया मिलेगा। होटल भी सस्ते हो जाएंगे और आपको जो ओवर क्राउडनेस जो दिखती है कोई भी टूरिस्ट एरिया के अंदर में, वो कम हो जाएगी। क्योंकि कई जगह सड़कें इतनी सकरी हैं कि आपको बहुत तकलीफ होती है जिस समय आप खुद कार ड्राइव कर रहे हैं। तो अप्रैल, मई, जून में आपको थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलेगी। बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको होटल भी सस्ते रहेंगे, बढ़िया टैरिफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अपन हेल्थ टिप्स के ऊपर। तो हेल्थ की जो बात है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप मनाली कर लिए हैं, श्रीनगर कर लिए हैं, सिक्किम कर लिए हैं, तो लेह ऐसा है फ्रेंड्स, ये लेह ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वहाँ पे मिलेगा लो ऑक्सीजन लेवल, बहुत तेज आंधियाँ और बहुत तेज ठंड। डे 1 जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेह में। अगर फर्स्ट डे ही बीमार हो गए तो आपका ट्रिप पूरा ही खराब हो जाएगा। अगर EMS और सीवियरिटी की तरफ चला गया तो कई बार आपको वापस फ्लाइट से तुरंत दिल्ली की तरफ भी आना पड़ सकता है। तो अपना ध्यान रखना वहाँ बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि हल्का खाएं। हैवी डाइट लेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। लोग सोचते हैं कि क्योंकि हर जगह जो है 150 से 200 किलोमीटर के अगर आसपास चलना है तो लोग कई बार हैवी मील करते हैं, तो आप हैवी मील मत करिए, समझदारी से चलिए। और रास्ते के अंदर में भी आप फल फ्रूट खाते हुए आप आराम से निकलिए। कोशिश करिए कि नेचुरल ज़्यादा खाएं। एक चीज़ और है, आपको लेह में वेजिटेरियन ही खाना मिलेगा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं वहीं आपको नॉनवेज मिलता है, और छोटी प्रॉपर्टीज़ के अंदर में हर जगह आपको 90% वेजिटेरियन फूड ही मिलता है। फ्रेंड्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप लोगों को एक दूसरे का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्थिति में किसी एक की भी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर आपका ट्रिप खराब हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर लद्दाख ट्रिप। लद्दाख ट्रिप जो होता है बहुतों का सपना होता है लद्दाख आने का। अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से अपना ये ट्रिप कर लेंगे। तो 5th वाला जो लास्ट पार्ट है फ्यूल रिफिलिंग का, वो ये है। तो फ्रेंड्स अगर आप लेह में रिफ़िल करा के निकलते हैं तो आपको सबसे हेल्पफुल पेट्रोल पंप जो है आपको मिलेगा तांगसे में, जो कि दुरबुक से पेंगोंग के बीच में है। अब फिर यहाँ पे से जब पूरा हानले का अगर ट्रिप करके आप आओगे तो वो पेट्रोल पंप मिलेगा आपको न्योमा में। तो न्योमा में अगर लोग लेह की तरफ जाते हैं तो न्योमा से रिफ़िल करने की ज़रूरत उनको नहीं होती है, लेकिन कई लोग जो हानले से सीधा निकल जाते हैं मनाली की तरफ तो उनको न्योमा ही सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोल पंप है। उसके बाद आपको फिर उधर रिफ़िलिंग के ऑप्शन नहीं दिखते हैं। और EV के पॉइंट्स तो हम लोगों को एज सच नहीं दिखे,
लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर ईवी के पॉइंट्स भी आ जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप। तो मुझको लगता है फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ सवाल और पूछ सकते हैं तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इनका जवाब आपको कमेंट्स में ज़रूर दूंगा। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है आपके लद्दाख ट्रिप के लिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रोड ट्रिप से संबंधित तो आप ज़रूर मुझको कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। ओके।